रहे हैं, यहाँ पे हूँ आपके साथ शिवानी पांडे और अमेरिकी सेना का ईरान पर बड़ा अटैक इस वक्त हुआ, जहां पर ईरान के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया है। वीडियो जारी कर ईरान को बड़े नुकसान का दावा भी अमेरिका ने यहाँ पर किया। देखिए, अमेरिका बार बार कई दफा धमकी ईरान को यहाँ पर दे चुका है। पहले अमेरिका की ओर से यह भी कहा गया कि वो किसी भी तरीके से इस युद्ध को रोकना चाहता है, और जो लोग ये खबर फैला रहे हैं कि युद्ध जारी है वो बिल्कुल फेक है। लेकिन अब आप देखिए कैसे पलटता हुआ भी अपने बयानों से अमेरिका इस वक्त दिख रहा है। ईरान के कई सैन्य ठिकानों को अमेरिका ने ही यहाँ पर टारगेट किया है और बाकायदा वीडियो जारी कर बड़े नुकसान का दावा करता हुआ भी अमेरिका दिख रहा है। यानी कि एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन आप कह सकते हैं ये अमेरिका का है। और देखिए, हॉर्मुज़ दुनिया की तेल लाइफलाइन है और अब यही बन गया है डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा दांव। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अचानक अपनी सबसे तेज स्ट्राइक फोर्स एयरबोर्न डिवीजन को देखिए तैनाती के लिए तैयार कर दिया है। क्या ट्रंप हॉर्मुज़ को सैन्य नियंत्रण में लेने की तैयारी कर रहे हैं, या ये सिर्फ एक दबाव की चाल है ईरान को झुकने के लिए? पश्चिम एशिया में अमेरिकी पैराट्रूपर्स संभालेंगे मोर्चा। जंग के मैदान में अमेरिका की सबसे घातक ब्रिगेड। ईरान के खिलाफ उतरेगी 82वीं एयरबोर्न डिवीजन। पश्चिम एशिया में चल रही जंग शांति बनाम संग्राम के उस पड़ाव पर पहुंच गई है जहां से हर अगला कदम इतिहास बदल सकता है। इसी मोड़ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला है, तेजी से हमला करने वाली फोर्स को आगे बढ़ाकर। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन की तैनाती इस बात का संकेत है कि अमेरिका अब सिर्फ समुद्र में मौजूदगी नहीं, बल्कि जमीन पर भी नियंत्रण की तैयारी कर रहा है। हॉर्मुज़ के आसपास बढ़ती हलचल बताती है कि ये जंग सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि रणनीतिक ठिकानों की लड़ाई में बदल सकती है। सवाल यह है कि आखिर जंग के इस पड़ाव पर अमेरिका की एयरबोर्न डिवीजन का मैदान में आने का मतलब क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक 2000 पैराट्रूपर्स को जंग में उतारने का आदेश जारी किया गया है। यह कोई साधारण यूनिट नहीं है, बल्कि 82वीं एयरबोर्न डिवीजन है, अमेरिका की सबसे तेज और घातक स्ट्राइक फोर्स। इमीडिएट रेस्पॉन्स टीम के रूप में इसकी पहचान है। आदेश मिलने के 18 घंटे के भीतर यह दुनिया के किसी भी हिस्से में उतरने की क्षमता रखती है। यह डिवीजन पैराशूट के जरिए दुश्मन के इलाके में सीधी एंट्री करती है। ये एयरफील्ड, तेल ठिकाने और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जे में माहिर मानी जाती है। पहले इराक, अफगानिस्तान और खाड़ी युद्धों में भी इस डिवीजन की निर्णायक भूमिका रही है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका को इस डिवीजन को उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब छिपा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, जहां हर दिन दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है और अब वही सबसे बड़े खतरे की जोन बन चुका है। ईरान की गतिविधियों और शिपिंग पर बढ़ते दबाव ने अमेरिका को मजबूर कर दिया है कि वो सिर्फ समुद्री ताकत पर निर्भर न रहे। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान साफ है, अगर हालात बिगड़ते हैं तो जमीन पर तेजी से कंट्रोल हासिल किया जाए ताकि सप्लाई चेन सुरक्षित रह सके। यही नहीं, खार्ग आइलैंड भी ट्रंप के इस मिशन का अहम हिस्सा माना जा रहा है। यही वो जगह है जहां से ईरान का ज्यादातर तेल दुनिया तक पहुंचता है। अगर इस सप्लाई लाइन पर नियंत्रण होता है तो सीधे तौर पर ईरान की आर्थिक ताकत पर असर पड़ेगा। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का हॉर्मुज़ प्लान सिर्फ रास्तों की सुरक्षा नहीं, बल्कि दबाव की राजनीति, जहां सैन्य ताकत के जरिए बातचीत की टेबल मजबूत की जाती है। यानी एक तरफ जमीनी तैयारी, दूसरी तरफ कूटनीतिक संदेश।
यानी तैनाती सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि उस संभावित स्थिति की तैयारी है जहां हर सेकंड की देरी भारी पड़ सकती है। और देखिए, इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर हिजबुल्लाह ने देर रात मिसाइल अटैक किया, जिसे इजरायल की एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही मार गिराया है, जिसका वीडियो भी सामने आया और जिसमें आसमान में इंटरसेप्ट की गई मिसाइलें गिरती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, इजरायल पर जो हमला यहां पर किया गया, तेल अवीव पर यह अटैक यहां पर किया गया हिजबुल्लाह की ओर से। हिजबुल्लाह वही संगठन जो लगातार ईरान का समर्थन करता आ रहा है, ईरान की विचारधारा का समर्थन करता आ रहा है, और ईरान कई बार फंडिंग भी हिजबुल्लाह को दे चुका है। ये ऐसे छोटे छोटे ग्रुप हैं जो यहां पर फंडिंग के तहत पाले गए हैं ईरान की ओर से, ताकि वो इजरायल को घेर सके, और जो उत्तरी छोर है इजरायल का वो हिजबुल्लाह से ही घिरा हुआ है। रात के वक्त हमले में लगातार क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है। हर एक अटैक के बाद दोबारा दोगुनी रफ्तार से हमले हो रहे हैं। रात के दौरान जो यहाँ पे अटैक्स हुए उसमें क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जब हमने आसमान में देखा तो छोटे छोटे बॉम्ब बिखर रहे थे, तो हमने अपनी आंखों से देखा और न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरा में वो कैद भी हो गई सारी वो लम्हे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी सिलसिला अटैक्स का नहीं रुका। इसराइल की तरफ से भी ईरान में अटैक्स किए गए और ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ से इसराइली फोर्सेज जो है लगातार लेबनान में अटैक कर रहे हैं, और लेबनान की तरफ से भी हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है। कल हिजबुल्लाह ने 1 घंटे के अंदर 38 रॉकेट दागे नॉर्थ इसराइल पर, जिसमें एक महिला की मौत हुई, 6 से 7 लोग घायल हुए और वहां पे भी तबाही हुई। तो अभी अटैक्स का सिलसिला रुका नहीं, क्योंकि अभी बातचीत का सिलसिला शुरू भी नहीं हो और कोई सीज फायर अनाउंस नहीं किया गया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन के लिए अटैक्स का सिलसिला रोका था एनर्जी सेक्टर के लिए, यानी ईरान की एनर्जी सेक्टर को निशाना नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि वहां से बहुत प्रेशर तब आया था जब ईरान की तरफ से 12 जगहों का लिस्ट जारी किया गया था, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा वाटर डिसैलिनेशन प्लांट था। उसकी वजह से लगता है कि अमेरिका पे प्रेशर आ गया और उन्होंने 5 दिन के लिए सीज फायर किया था एनर्जी सेक्टर के लिए। तो हो सकता है अभी बातचीत का सिलसिला शुरू हो, चूंकि अब वाइस प्रेसिडेंट शायद यहाँ पे इस्लामाबाद पहुंचेंगे और आसिम मुनीर ने पेशकश की है कि वो बातचीत का सिलसिला शुरू करवाएंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ आसिम मुनीर की बात हुई है। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अब सालसी करेगा इसमें, और उसमें टर्की भी शामिल होगा और साथ ही कतर होगा और इजिप्ट भी होगा उसमें। तो ये 3 मुल्कों के साथ पाकिस्तान होगा, और ऐसा समझा जा रहा है कि बहुत जल्द यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस जो है वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, और उसके बाद 15 पॉइंट जो बताए जा रहे हैं हो सकता है उस पर बातचीत हो। लेकिन ईरान की तरफ से अभी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसमें नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है अंदर से ईरान चाहता है कि 15 पॉइंट्स पे बात हो, लेकिन वो अपना मिसाइल प्रोग्राम जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है। हो सकता है न्यूक्लियर प्रोग्राम पे वो बात करें कि उसको वो हॉल्ट करेंगे, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम पे उन्होंने साफ कर दिया है कि मिसाइल्स बनाने का वो सिलसिला जारी रखेंगे। तो देखिए, अमेरिका इजरायल से जंग के बीच ईरानी संसद के स्पीकर ने खाड़ी देशों को धमकी तक दी है। उन्होंने कहा कि अगर वेस्ट एशिया का कोई भी देश अमेरिका और इजरायल की मदद करके ईरान के किसी भी आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो उसे इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरानी स्पीकर ने चेतावनी दी कि ऐसे देशों का जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान के टारगेट पर होगा और जवाब बेहद सख्त होगा। ईरानी संसद के स्पीकर खाड़ी देशों को धमकी देते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, लगातार बातचीत की राह भी यहां पर ढूंढी जा रही है, खाड़ी देशों के साथ भी, ईरान के साथ भी, लेकिन यहां पर सीधे सीधे ईरानी संसद की ओर से कह दिया गया है कि अगर वेस्ट एशिया का कोई भी देश अमेरिका इजरायल की मदद करके ईरान के किसी भी आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो उसे इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। और देखिए, ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी नौसेना के F-18 फाइटर जेट को मार गिराया। IRGC ने बयान जारी कर कहा कि ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम ने अपने हवाई क्षेत्र में घुसे दुश्मन विमान को मार गिराया है। ये कार्रवाई दक्षिणी इलाकों में की गई है। हालांकि अमेरिका की ओर से F-18 जेट गिराए जाने पर कोई बयान अब तक सामने नहीं आया, लेकिन IRGC का देखिए बयान यहां पर जरूर है। ईरान के दक्षिणी इलाके में F-18 को मार गिराने का दावा यहां पर किया गया। और देखिए, ये विमान भी आप वहां पर देखिए, और जो एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर मौजूद इस वक्त है S-300 का खासतौर पर ईरान यहां पर इस्तेमाल करता है, उसका इस्तेमाल करता हुआ वो नजर आया। और ईरानी नेवी ने अमेरिका के भारी भरकम युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइल से अटैक करने का दावा किया है। क्रूज मिसाइल लॉन्च के बाद USS अब्राहम लिंकन को अपनी पोजीशन तक बदलनी पड़ चुकी है, और हमले से 1 घंटे पहले ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन पर करीबी नजर रखी जा रही है, और जैसे ही
वो ईरान की सरहद के करीब आएगा उसे हमले का सामना करना ही पड़ेगा। और फिलहाल इस मामले पर अमेरिका की तरफ से कोई बयान अब तक सामने नहीं आया। देखिए, यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती हार्मुज स्ट्रेट के आसपास ही यहां पर की गई है ताकि वहां पर जितने भी ऑयल शिप्स जा रहे हैं उनको प्रोटेक्शन मुहैया कराई जा सके। लेकिन एक वीडियो भी इससे पहले आपने यहां पर देखा होगा, यूएसएस अब्राहम लिंकन का ही, जहां पर अमेरिका ये दावा कर रहा था कि ईरान ने उस पर हमला किया और ईरान ये कह रहा था कि अमेरिकी सैनिक खुद ही अपने विमानों पर हमला कर उन पर आरोप मढ़ रहे हैं। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने बड़ा दावा कर दिया है, जहां पर अमेरिकी अखबार को दिए इंटरव्यू में माइक वॉल्ट्ज ने दावा किया कि इजरायल ईरान की जंग को नेतन्याहू नहीं बल्कि ट्रंप लीड कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ट्रंप ने कई बार नेतन्याहू को कड़ी फटकार भी लगाई है। तो देखिए, माइक पोम्पियो का ये बयान यहां पर है जो इस वक्त निकलकर सामने आया। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत भी है माइक वॉल्ट्ज, उनका ये बयान, उनका एक बड़ा दावा, जहां पर अमेरिकी अखबार को एक इंटरव्यू वो देते हैं और माइक वॉल्ट्ज ने उसमें दावा किया है कि इजरायल ईरान की जंग को नेतन्याहू नहीं बल्कि ट्रंप लीड कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ट्रंप ने कई बार नेतन्याहू को कड़ी फटकार भी लगाई है। तो आप देखिए, अब यही चर्चाएं यहां पर हैं कि आखिर दोनों किस तरीके से मिलकर ईरान को घुटनों पर क्या ला पाएंगे या फिर ये युद्ध इसी तरीके से चलता रहेगा। और वहीं ईरान के हंडाला हैकर्स ग्रुप ने एक बहुत बड़ा दावा यहां पर किया है। हंडाला हैकर्स ने मोसाद के पूर्व चीफ का 14 GB डेटा लीक करने का दावा किया है। तमीर पार्दो पर ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को मारने के आरोप लगे हैं। डेटा में कथित तौर पर रणनीतिक फाइलें, आंतरिक संवाद और ऑपरेशनल नोट्स भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। और वहीं दारियुश रिजाई, इसके अलावा निजाद मुस्तफा अहमदी रोशन, दोनों वैज्ञानिकों की मौतों को टारगेट किलिंग भी यहां पर बताया गया है। और इससे पहले लगातार इजरायल और अमेरिका भी ये दावा कर रहे थे कि उनकी इंटेलिजेंस बहुत ही खतरनाक स्तर पर अंदर तक ईरान के पहुंची हुई है। और देखिए, ईरान के सीजफायर प्रस्ताव ठुकराने से भड़के ट्रंप ने सबसे भयानक बमबारी के ऑर्डर दिए हैं, जिसके बाद तेहरान के बाजार, पुलिस मुख्यालय को बारूदी धमाकों से उड़ा दिया गया। इधर ईरान ने इजरायल के सभी एयर डिफेंस सिस्टम को चीरकर भारी तबाही यहां पर मचाई है और ईरान ने हर घंटे 10 मिसाइलों को लॉन्च करना शुरू कर दिया है। ईरान ने दावा किया है कि कोस्टल क्रूज मिसाइल से ट्रंप के जंगी बेड़े लिंकन पर हमला किया गया है। ईरान ने अपने बूशहर पावर प्लांट का बदला इजराइल के हरेदा पावर प्लांट को दहलाकर ले लिया है। ईरान का यह पलटवार बता रहा है कि वो मिसाइल के बदले मिसाइल मारेगा, बम के बदले बम मारेगा, ड्रोन के बदले ड्रोन से जवाब देगा। Oh my God! चाहे इजराइल हो या फिर अमेरिका, ईरान हर हथियार का तोड़ निकाल ले रहा है। ईरान ने ट्रंप के सीज फायर प्लान की कार्ड जैसे निकाल ली है। एक तरफ ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान से बात चल रही है, ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान टोटल सरेंडर के लिए रेडी है। The other side, I can tell you, they'd like to make a deal. And who wouldn't if you were there? Look, their Navy's gone, their Air Force is gone, their communications are gone. That's the biggest problem. It's very hard to communicate. लेकिन ईरान मिलिट्री और लीडरशिप ट्रंप से ठीक अलग बयान दे रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ट्रंप से समझौते से साफ इनकार कर दिया है। ईरान के नए सिक्योरिटी बॉस जनरल जुल्कद्र ने अमेरिका से समझौते पर बिग नो कह रखा है। जिन बाकर कालिबाफ को ट्रंप अपना आदमी समझ रहे हैं, उन्होंने भी सीज फायर को फेक न्यूज कह डाला है। तब अमेरिका ने ईरान में किसे साथ रखा है? वो कौन है जो ट्रंप से डील करने के लिए रेडी है? कतर जैसे देशों ने तो इस पचड़े में फंसने से तौबा कर ली है। कतर के विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान सुन लीजिए। कतर ने अमेरिका ईरान के बीच पिसने से खुद को कैसे अलग कर लिया है। Qatar is not involved in these talks. Our views about any talks, if they exist, are consistent with our very principled position that all conflicts will end on the negotiation table. समझदार मुल्क हवा का रुख भांप चुके हैं, मगर कुछ मौका परस्त युद्ध को भुनाने में लगे हैं। वो अमेरिका ईरान की डील में बिचौलिया बनने के लिए उतावले हैं। अमेरिका इजराइल ईरान की लड़ाई में नंबर बनाने के चक्कर में कुछ देशों ने हद पार कर दी है। पाकिस्तान का जनरल मुनीर दावा कर रहा है कि वो ट्रंप का पीस प्रस्ताव ईरान को भेज चुका है। तुर्की के स्वयंभू खलीफा एर्दोआन दावा ठोक रहे हैं कि युद्ध की मध्यस्थता वही कर रहे हैं। रूस ने कहा है कि ट्रंप के 15 शर्तों वाले प्रस्ताव की रिपोर्ट भरोसे लायक नहीं है।
Такого рода информацию иранские наши друзья нам не передавали. Это первое. Второе. Мы не знаем, насколько достоверны все эти сообщения. रूस की बातें ईरानी मिलिट्री से मेल खाती हैं, जिसने जानकारी दी है कि उसकी सीज फायर पर किसी से कोई बात नहीं हो रही है। इजराइल ने भी युद्ध को रोकने का कोई सिग्नल नहीं दिया है। नेतन्याहू अपने सलाहकारों के साथ नए सिरे से सिक्योरिटी मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने सिक्योरिटी कैबिनेट को भी बुलाया है। इजराइल ने अब तक ईरान में अपने सभी टारगेट हिट नहीं किए हैं। नेतन्याहू का प्लान ट्रंप से बिल्कुल अलग है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान में लीडरशिप का सफाया कर तख्ता पलट कर दिया है। ईरान में नए ग्रुप के साथ उनकी अच्छी बातचीत चल रही है। We have really regime change. You know, this is a change in the regime because the leaders are all very different than the ones that we started off with that created all those problems. So this was, I think we can say, Jason, this is regime change. जब ट्रंप युद्ध का खात्मा चाहते हैं तो ईरान उन्हें झटका देने लगा है। ईरान ने सुपर पावर के करियर को मिसाइल से दहलाने का दावा किया है। ईरान ने कोस्टल क्रूज मिसाइल से लिंकर करियर को निशाना बनाने का ऐलान किया है। ईरान के जखीरे में कोस्टल क्रूज मिसाइलों की भरमार है, जिसमें कुछ की रेंज 2500 किलोमीटर तक है। जूनियर खमनेई की कुछ कुख्यात कोस्टल क्रूज मिसाइलों की डिटेल जान लीजिए। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के नेवी अबू मेहदी कोस्टल क्रूज मिसाइल से लैस है, जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है। ईरान नेवी के पास होविजे क्रूज मिसाइल है, जो सतह से सतह पर सभी मौसम में हमला करती है। ईरान की सोमार लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है, जो जमीनी टारगेट को निशाना बनाती है। इसके साथ राद, नस्र 1 और कौसर ईरान की बदनाम कोस्टल क्रूज मिसाइलें हैं। समंदर से जमीन पर चलिए, ये इराक में ट्रंप का विक्ट्री कैंप है। ईरान समर्थक लड़ाकों ने सुपर पावर के विक्ट्री कैंप को धुआं कर रखा है। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में ट्रंप के मिलिट्री कैंप पर बम धमाके साफ देखे जा सकते हैं। बगदाद एयरपोर्ट के करीब यह हमला हुआ है, जहां अमेरिका का ग्रीन जोन है। मतलब इराक में ईरान समर्थक लड़ाकों ने सुपर पावर को घेर कर मारना शुरू कर दिया है। ईरान ने अमेरिका की तरह इजराइल पर भयानक हमले तेज कर दिए हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बताया कि सिर्फ 24 मार्च की रात को ही 220 मिसाइलें एक साथ इजराइल पर दागी गई। मतलब ये कि ईरान ने हर घंटे औसतन इजराइल पर 10 मिसाइलों की बौछार की है। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक इजराइल के मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की 70% मिसाइलों को हवा में मार गिराया है। बावजूद इसके आयरन डोम, एरो सिस्टम और डेविड स्लिंग को चीरकर 30% मिसाइलों ने इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान अब फत्ताह 2, सेज्जिल, इमाद और खुर्रम शहर 4 मिसाइलों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है। इनमें कुछ मिसाइलों में क्लस्टर वॉरहेड लगे हुए हैं, जो भारी तबाही मचा रहे हैं। ईरान के घातक पलटवार शुरू करने के बाद ट्रंप को यूरोप के देशों ने इराक जैसी हार की वार्निंग देनी शुरू कर दी है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने ईरान वार के साइड इफेक्ट बताकर यूरोप को अलर्ट रहने को कहा है। Puede que este desastre de Irán pase pronto o puede que la pesadilla de Irak se repita, pero en esta ocasión multiplicado por n. युद्ध का खात्मा जल्द हो, इसकी उम्मीद सब लगा रहे हैं। ईरान ने भी सिग्नल दिए हैं कि उसकी शर्तों पर ट्रंप अगर राजी हैं तो युद्ध रुक सकता है, लेकिन ये शर्तें ट्रंप को हजम होंगी, इसकी गारंटी नहीं। ईरान चाहता है कि फारस की खाड़ी और पश्चिमी एशिया में सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद कर अमेरिका वापस लौट जाए। ईरान ने मांग रखी है कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी कारोबारी जहाजों से टोल टैक्स वसूलने का अधिकार सिर्फ उसके पास रहे। ईरान को युद्ध के दौरान अमेरिका और इजराइल के हमलों से हुए पाई के नुकसान की भरपाई चाहिए। ईरान की ट्रंप से डिमांड है कि उसके ऊपर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटाए जाएं। यही नहीं, भविष्य में ईरान के खिलाफ कोई भी युद्ध थोपा नहीं जाए, इसका पुख्ता इंतजाम करना होगा। ईरान ने कहा है कि वो बगैर किसी बातचीत के अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन जारी रखेगा। ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ होने वाले इजरायली हमलों को रोकने की भी डिमांड रखी है। सुपर पावर के लिए शर्तों वाली ये हड्डियां हजम करना करीब नामुमकिन है। वहीं ईरान साफ कर चुका है कि वो खाड़ी से इस बार अमेरिका को खदेड़ने के बाद ही रुकेगा। نه خبری از سرمایه‌گذاری‌هایتان در منطقه خواهد بود
و نه قیمت سابق انرژی و نفت را خواهید دید تا وقتی که بفهمید. ईरान ने इजराइल के परमाणु सिटी डिमोना पर हमला कर खौफनाक इरादों का एहसास कराया है, लेकिन इजराइल ईरान की कसर लेबनान में तबाही मचाकर निकाल रहा है। इजराइल लेबनान के 10% जमीन पर कब्जा कर गाजा जैसी बढ़त बढ़ाना चाह रहा है। लेबनान में ये कामयाबी नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल की तरफ पहला बड़ा पड़ाव साबित हो सकता है, लेकिन इजराइल भी जंग को जल्द खत्म करने के मूड में नहीं। और देखिए, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर मिसाइल हमले का एक वीडियो जारी किया जिसमें अमेरिकी मिसाइलें और फाइटर जेट ईरान पर अटैक करते हुए दिखाई दिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि हमला उनके ऑपरेशन का आधिकारिक हिस्सा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ओर से वीडियो देखिए आप किस तरीके से जारी किया गया है। ईरान पर मिसाइल हमले का पूरा वीडियो है और लगातार इस तरीके के कई प्रोपेगेंडा वीडियोस अमेरिका, इजराइल, ईरान ने तीनों ने ही यहां पर जारी किए हैं। ये अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ओर से जारी किया गया है जिसमें वो अपनी ताकत यहां पर दिखाना चाहते हैं। लेकिन देखिए, ट्रंप जो कह रहे हैं कि युद्ध रुक चुका है, जो लोग ये कह रहे हैं कि युद्ध जारी है, वो फेक न्यूज है। तो फिर ये तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं? ये तो वही संदेश दे रही हैं कि युद्ध अब भी लगातार चल रहा है। इस तरीके के प्रोपेगेंडा वीडियोस अब जाकर अमेरिका की ओर से आखिर क्यों जारी किए जा रहे हैं जब शांति की बात लगातार ट्रंप यहां पर कर रहे हैं? और इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि ट्रंप वाकई क्या बातचीत करना चाहते हैं या फिर नहीं। और वहीं ईरान इजराइल जंग में तुर्की ने अब अरब देशों से शामिल नहीं होने की अपील कर दी है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने सऊदी अरब, यूएई और कतर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तीनों ही देशों से शांति और संयम बरतने की अपील की। दरअसल महायुद्ध के बीच सऊदी अरब और यूएई के जंग में शामिल होने का दावा यहां पर किया जा रहा था और अब वहां पर तुर्की पहुंचा। तुर्की के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने वहां के विदेश मंत्रियों से बातचीत की और उनका यह कहना था कि आप इस जंग में मत कूदिए। और देखिए, इस जंग से नुकसान तो भयंकर इस वक्त हुआ है। यूएई ने भी वो तबाही यहां पर देखी, उसके कई सारे एयरपोर्ट्स पर यहां पर अटैक किया ईरान ने, और ईरान ने उसकी धरती का इस्तेमाल भी यहां पर किया क्योंकि अमेरिकी बेसेस वहां पर मौजूद थे और ईरान का ही कहना था कि वो उनको खत्म कर रहा है। उधर महायुद्ध के बीच हिजबुल्लाह के नेता ने बड़ा दावा कर दिया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि ग्रेटर इजराइल बनाने का खतरनाक प्रोजेक्ट नेतन्याहू के दिमाग में चल रहा है। पिछले 15 महीने से लगातार हमले हो रहे हैं, हमें चाहे कितनी भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, लेकिन अब हम हार नहीं मान सकते। तो हिजबुल्लाह का दावा यहां पर है, जहां हिजबुल्लाह का कहना है कि इजराइल के दिमाग में, नेतन्याहू के दिमाग में कहीं ना कहीं ग्रेटर इजराइल बनाने का जो जिक्र है वो यहां पर लगता हुआ दिख रहा है, लेकिन हम उनकी इस मंशा को सफल होते हुए यहां पर नहीं होने देंगे। और ऐसे में भयंकर तबाही जो हिजबुल्लाह भी वहां पर मचा रहा है, आप देखिए कि जितनी मिसाइलें हिजबुल्लाह यहां पर इस्तेमाल कर रहा है। पहले आपको बता दें, ईरान का पूरा समर्थन उसको है, ईरान की तरफ से ही फंडिंग यहां पर आती है। इसके अलावा लेबनान भी उसका साथ देता हुआ यहां पर नजर आ रहा है और इसी वजह से इस जंग को इतना लंबा हिजबुल्लाह यहां पर खींच पा रहा है। देखिए, इसके अलावा हूथियों को भी स्टैंड बाय पर इस वक्त ईरान की ओर से रखा गया है। ये तमाम ऐसे संगठन हैं, इसके अलावा कई सारे मिलिशिया ग्रुप जो इराक में मौजूद हैं, ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो ईरान का समर्थन करते आए हैं और ईरान ने इनको काउंटर करने के लिए ही यहां पर बनाए हैं। वहीं ईरान के हमलों को लेकर देखिए, संयुक्त राष्ट्र में कतर और सऊदी अरब ने अपनी बात रखी है। ईरानी हमलों की दोनों ही देशों ने निंदा करते हुए कहा कि अगर ऐसे ही हमले जारी रहे तो हम चुप नहीं बैठ सकते। तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस में भी लगातार कई बैठकों का दौर अब तक हो चुका है और इसमें सबसे ज्यादा जिक्र अगर किसी का हुआ तो मिडिल ईस्ट में चल रही इस भीषण जंग का और ईरान के हमलों का जवाब देने की बात यहां पर कही गई है, जिसमें यूएई भी सामने आ चुका है और कतर और सऊदी अरब का सीधा कहना है कि अगर हम पर लगातार हमले होते रहे तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। कतर पर भी कई हमले ईरान ने यहां पर किए। इसके अलावा सऊदी अरब की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, किस तरीके से वहां पर भी कई हमले किए गए। वहां की धरती का इस्तेमाल भी ईरान ने यहां पर हमलों के लिए किया। हालांकि बार बार ईरान ये कह रहा है कि हमारी अरब देशों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अरब देश अगर अमेरिका की मदद करते हुए आगे आए, इजराइल की मदद करते हुए आगे आए तो उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और ईरान के तेहरान में यूएस इजराइल ने भयंकर तबाही मचाई है। तेहरान में बाजार पुलिस मुख्यालय पर हवाई अटैक किया गया और आसपास की इमारतें इसमें जमींदोज होती हुई दिखाई दी है। अमेरिका और इजराइल मिलकर ये संयुक्त ऑपरेशन लगातार चला रहे हैं और ईरान के तेहरान में आप देखिए किस तरीके से भयंकर तबाही, सब कुछ वहां पर लगभग खंडहर में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। देखिए, बिजली गुल हो चुकी है आसपास के इलाकों की और ऐसे में हालात वहां पर बेहद भयंकर हो चुके हैं क्योंकि कभी भी कोई भी मिसाइल आकर टकरा सकती है धरती से और अगर ऐसा हुआ तो भयंकर नुकसान पूरा ईरान झेलेगा। लोगों के मारे जाने की खबर भी वहां से लगातार सामने आ रही थी, जिसमें कई बच्चे भी मारे गए थे। और देखिए, हॉर्मुज़ दुनिया की तेल लाइफलाइन और अब यही बन गया है डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा दांव। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अचानक अपनी सबसे तेज स्ट्राइक फोर्स 82वीं
एयरबोर्न डिवीजन को तैनाती के लिए तैयार कर दिया है। क्या ट्रंप हॉर्मोज को सैन्य नियंत्रण में लेने की तैयारी कर रहे हैं या ये सिर्फ एक दबाव की चाल है ईरान को झुकाने के लिए? पश्चिम एशिया में अमेरिकी पैराट्रूपर्स संभालेंगे मोर्चा। जंग के मैदान में अमेरिका की सबसे घातक ब्रिगेड। ईरान के खिलाफ उतरेगी 82वीं एयरबोर्न डिवीजन। पश्चिम एशिया में चल रही जंग शांति बनाम संग्राम के उस पड़ाव पर पहुंच गई है जहां से हर अगला कदम इतिहास बदल सकता है। इसी मोड़ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला है, तेजी से हमला करने वाली फोर्स को आगे बढ़ाकर। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन की तैनाती इस बात का संकेत है कि अमेरिका अब सिर्फ समुद्र में मौजूदगी नहीं बल्कि जमीन पर भी नियंत्रण की तैयारी कर रहा है। हॉर्मुज के आसपास बढ़ती हलचल बताती है कि ये जंग सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि रणनीतिक ठिकानों की लड़ाई में बदल सकती है। सवाल यह है कि आखिर जंग के इस पड़ाव पर अमेरिका की एयरबोर्न डिवीजन का मैदान में आने का मतलब क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक 2000 पैराट्रूपर्स को जंग में उतारने का आदेश जारी किया गया है। यह कोई साधारण यूनिट नहीं है बल्कि 82वीं एयरबोर्न डिवीजन है, अमेरिका की सबसे तेज और घातक स्ट्राइक फोर्स। इमीडिएट रेस्पॉन्स टीम के रूप में इसकी पहचान है। आदेश मिलने के 18 घंटे के भीतर यह दुनिया के किसी भी हिस्से में उतरने की क्षमता रखती है। यह डिवीजन पैराशूट के जरिए दुश्मन के इलाके में सीधी एंट्री करती है। ये एयरफील्ड, तेल ठिकाने और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जे में माहिर मानी जाती है। पहले इराक, अफगानिस्तान और खाड़ी युद्धों में भी इस डिवीजन की निर्णायक भूमिका रही है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका को इस डिवीजन को उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब छिपा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जहां हर दिन दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है और अब वही सबसे बड़े खतरे की जोन बन चुका है। ईरान की गतिविधियों और शिपिंग पर बढ़ते दबाव ने अमेरिका को मजबूर कर दिया है कि वो सिर्फ समुद्री ताकत पर निर्भर न रहे। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान साफ है, अगर हालात बिगड़ते हैं तो जमीन पर तेजी से कंट्रोल हासिल किया जाए ताकि सप्लाई चेन सुरक्षित रह सके। यही नहीं, खार्ग आइलैंड भी ट्रंप के इस मिशन का अहम हिस्सा माना जा रहा है। यही वो जगह है जहां से ईरान का ज्यादातर तेल दुनिया तक पहुंचता है। अगर इस सप्लाई लाइन पर नियंत्रण होता है तो सीधे तौर पर ईरान की आर्थिक ताकत पर असर पड़ेगा। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का हॉर्मुज प्लान सिर्फ रास्तों की सुरक्षा नहीं बल्कि दबाव की राजनीति, जहां सैन्य ताकत के जरिए बातचीत की टेबल मजबूत की जाती है। यानी एक तरफ जमीनी तैयारी, दूसरी तरफ कूटनीतिक संदेश। यानी तैनाती सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं बल्कि उस संभावित स्थिति की तैयारी है जहां हर सेकंड की देरी